मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 25 साल है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रही थी। सबका यही कहना है कि मोहित पर खूब रंग आया है। आखिर क्यों ना आता। मेरी पसंद की शादी हो रही थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठा था। इसी सिलसिले में सोच रहा था कि अचानक मेरे पापा दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आए। उनके पीछे मम्मी भी आई थी। एक पल के लिए मैं हैरान हुआ क्योंकि बाहर बहुत मेहमान थे। उनको देखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। मैं अभी अभी दोस्तों से निकलकर बहुत मुश्किल से कमरे में आकर बैठा था ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि लंबा फंक्शन था जिसमें मैं थक जाता। पापा को देखकर मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पापा मुझे देखते हुए बोले, बैठ जाओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं हैरान हुआ। मम्मी के चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा गया था। शादी के दिन चल रहे थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता था। पापा मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें यह बात से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर यह हकीकत भी है। पापा बोलने से हिचकिचा रहे थे। मैं उन्हें देखते हुए बोला, आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। जो बात कहनी है आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। आप हुक्म करो, मैं आपके सामने वह हर चीज़ ला दूंगा। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला था। पापा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा देखते हुए बोले, तुम्हारी होने वाली पत्नी हम दोनों के पास 2 दिन पहले आई थी। मेरे माथे पर बल आए और मैं हैरान होकर पापा की बात सुन रहा था, क्योंकि वाकई यह मेरे लिए काफ़ी परेशान कर देने वाली बात थी। भला पापा के पास कोमल क्यों आई होगी? मैं उससे पसंद की शादी कर रहा था। आज तक जो भी दिक्कत थी हम दोनों ने मिलकर तय की थी, मगर अचानक से कोमल का पापा के पास आना मुझे हैरत के समुंदर में डुबा चुका था। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही पापा बोले, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें कहना है तुम बोल लेना। मैंने खामोश रहने में ही राहत जानी थी। मैं पापा को बहुत गौर से सुन रहा था और फिर जो बात उन्होंने मुझे कही वह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं पापा को फटी फटी नज़रों से देखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और कोमल के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमने ऐसी कोई डील नहीं की थी। मैं मरते दम तक भी इस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल सकता था, क्योंकि यह सारी ज़िंदगी का मामला था। मुझे चुप देखकर मेरी मम्मी ने कंधे पर हाथ रखा था और मोहब्बत से बोली थी, देखो बेटा, शुरू में मुझे भी यह बात बुरी लगी थी, क्योंकि यह बात बहुत ही नासमझ वाली है, मगर तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी है, उसकी परेशानी भी तुम्हारी है, इसीलिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने ही यह लड़की पसंद की है, तो अब यह सब चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गया था। कोमल ने मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की? मैं सिर्फ यह सोच रहा था। पापा मेरे कंधे को थपथपा कर चले गए थे, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गया था। कोमल अपने चाचा के साथ रहती थी। वह और उसकी छोटी बहन वृंदा, जिसकी उम्र 15 साल थी और वह दिमागी तौर पर कमज़ोर थी। उसको कुछ समझ नहीं आता था। वह बच्ची पागल थी। पैदाइश से ही उसके साथ परेशानी थी। यह बात मुझे अच्छी तरह से मालूम थी। मुझे यही लगा था कि कोमल जब मेरे पास आ जाएगी तो उसकी देखभाल उसके चाचा करेंगे। मगर अचानक से कोमल का यह कहना कि मैं अपनी बहन को अपने साथ दहेज में लेकर आऊँगी, यह बात मुझे थोड़ी चुभ रही थी। मेरे घर में हिसाब से कमरे थे। अगर अब कोमल की बहन भी हमारे पास आ जाती तो वह कहाँ रहती? यही चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। थोड़ी देर और गुजरी थी जब अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ था। मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया था, क्योंकि कोमल की ही कॉल थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मैं बोला था, ये तुम किस तरह की बात कर गई हो पापा से? वह मेरे पास आकर किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे बीच तो ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही कोमल बोली थी, मैं जानती हूँ मोहित, तुम्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं चाचा के पास अपनी बहन को कैसे छोड़ दूँ? वह जवान है, मेरे अलावा उसकी कोई ख्याल नहीं रख सकता। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम यह मांग पूरी नहीं कर सकते तो माफ़ करना, मैं यह शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सिर्फ एक यही शर्त है।
यह बोलकर उसने मोबाइल रख दिया। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और इस तरह की बात सुनकर मैं झटके में आ गया था। काफ़ी देर तक मैं सिर पकड़कर यही सब सोचता रहा था और फिर अचानक मेरी आंखों में चमक आई थी। कुछ सोचकर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया था। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैंने दिल में एक बेहतरीन प्लान तैयार कर लिया था। एक पल के लिए मुझे शर्म आई थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कोमल से मैं मोहब्बत करता हूँ और कोमल वृंदा से मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे अपना फ़ायदा भी देखना था और इस मुसीबत से छुटकारा भी चाहिए था। मैंने कोमल को एक छोटा सा मैसेज टाइप किया था, मेरी जान तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, इसलिए मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह बोलकर मैं बाहर आ गया था। मम्मी पापा को भी मैंने इशारे से हाँ बोल दिया था। मैं सीधा चुपचाप अपने दोस्तों के बीच आकर बैठ गया था। घर में शोर शराबा हो रहा था। एक अलग ही गहमा गहमी का माहौल था। कोई बातें कर रहा था, कोई डांस कर रहा था, तो कोई खाना खा रहा था। सबकी अपनी अपनी ज़रूरत थी, जबकि मैं भी गहरी सोच में डूबा था। जल्दी ही मैं बहुत आगे जाने वाला था। मुझे अपना और कोमल की मंजिल साफ साफ नजर आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आज मेरी शादी का दिन था। आज मैं कोमल को ब्याह कर अपने पास लेकर आने वाला था, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे वृंदा के आने की थी, क्योंकि मैं जो सोच रहा था अगर वह हो जाता तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। मैं बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा तो लड़की वालों ने हमारा स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया था। फूल की पंखुड़ियाँ बरसाई गई थी। चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था। हमने भी ढोल नगाड़े बजाए थे। आसमान पर आतिशबाजी की थी। मैं कोमल के चाचा से मिला था। वह मुझे लेकर स्टेज पर पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में शादी की तमाम रस्में पूरी कर दी गई थी और मेरी जिंदगी में कोमल के साथ साथ वृंदा भी शामिल हो गई थी। मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मैं कोमल को पाकर तो खुश था, लेकिन यह खुशी किसी और चीज की थी जो हॉल में मौजूद किसी भी शख्स को मालूम नहीं थी। थोड़ी देर बाद ही शोर उठ गया था और मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ ही लेकर घर की तरफ रवाना हो गया था। मेरी दुल्हन ने अपनी बहन वृंदा का हाथ बहुत मजबूती से थाम रखा था। कोमल उस वक्त लाल जोड़े में मौजूद थी, जो उसकी सफ़ेद रंगत पर खूब जच रहा था। मेरी साली देखने वालों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रही थी। अगर वह दिमागी तौर पर ठीक होती तो लड़कों पर कहर ढा देती। मैंने कई लड़कों को देखा था जो उसे घूर कर देख रहे थे। आखिर वह थी ही इतनी खूबसूरत। अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था। यह रंग रूप तो आना ही था। हम घर पहुंचे तो मैंने अपनी पत्नी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था। माँ ने कुछ पारिवारिक रस्में अदा की थी। इसके बाद मैं कोमल का हाथ थामकर अपने कमरे की ओर बढ़ चुका था। पीछे से वृंदा भी उसके पीछे आई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने उसे रोक लिया था और मुझे इशारा किया था कि तुम चले जाओ। एक पल के लिए कोमल ने दरवाजे के पास रुककर वृंदा को एक नज़र देखा था, मगर वह बेहद मजबूर है और मैं भी आज की रात को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन और खूबसूरत रात थी। मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। मैं अभी कोमल से कोई बात करता इससे पहले ही वह परेशान अंदाज में बोली थी, आप बाहर जाकर एक बार अपनी मम्मी को बोल दे कि उसका ख्याल रखे। वह मेरे बिना नहीं रह सकती, परेशान हो जाएगी। वह कुछ और कहती, इससे पहले ही मैंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, अरे तुम क्यों परेशान होती हो मेरी जान, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। मैं बाहर आया तो मम्मी वृंदा से छोटी छोटी बातें कर रही थी, जो वह सिर झुकाकर बता रही थी। मैंने माँ को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वह तुरंत उठकर मेरे पास आ गई थी। मैं उनके कान में धीरे से आवाज़ में बोला था, ध्यान रखना इस पागल का, इसकी बहन अंदर मुझे परेशान कर रही है। मम्मी ने मेरे बालों में हाथ फेरा था और मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगी। ये आज मेरे पास ही सो जाएगी, कल तक इसका कमरा भी तैयार कर देंगे। मैंने सिर को हिलाया था और अपने कमरे के अंदर आ गया था। मेरी पत्नी परंपरागत दुल्हनों की तरह बैठी हुई थी। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। वह रात मेरे लिए सबसे हसीन रात थी। मैंने अपनी तमाम हसरतें पूरी की थी। अगली सुबह जब मैं बिस्तर से उठा तो मेरी पत्नी कमरे के अंदर मौजूद नहीं थी। मैं हैरान रह गया था।
क्योंकि सुबह सुबह वह कहाँ जा सकती थी। उसके लिए उसका ससुराल नया था। मैंने बाथरूम की ओर देखा तो बाथरूम का भी दरवाज़ा बंद था और लाइट्स भी बंद थी, यानी कोमल कमरे से बाहर गई थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया था, क्योंकि हमारे परिवार में यह रस्म थी कि शादी की अगली सुबह दूल्हा दुल्हन एक साथ कमरे से बाहर जाते हैं, और यही चीज़ अच्छी भी लगती है। मुझे अचानक परेशानी हुई और मैं फ़ौरन कमरे से बाहर आया। सामने ही लिविंग रूम में कोमल वृंदा को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, जबकि वृंदा उसे ना जाने कौन कौन सी बातें बता रही थी, जिस पर कोमल खूब हंस रही थी। शुक्र था कि अभी कोई नहीं उठा था, इसीलिए मैं फ़ौरन उन दोनों के पास पहुंच गया। कोमल मुझे उठता देख फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे देखते ही बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारे परिवार में इस बात को बहुत बुरा माना जाता है। जल्दी चलो अंदर। यह बोलकर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो फौरन ही वंदा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और मुझे देखते हुए बोली थी, जीजू छोड़िए, मेरी बहन को हम खाना खा रहे थे, आप भी खा लीजिए। वह इतनी मासूमियत से बोली थी कि कुछ पल के लिए मुझे शक हुआ था कि यह लड़की पागल नहीं है। मैं चुप हो गया था। भला मैं उसे क्या जवाब देता? मैंने कोमल को देखा था और उसे अंदर आने का इशारा करके कमरे के अंदर चला गया था। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। क्या मुझे यह करना चाहिए था? क्या यह मुझ पर जचेगा? वह लड़की बहुत मासूम है, यही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन मैं बेहद मजबूर था। मैं कोमल के साथ इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी शादीशुदा जिंदगी पर भी बहुत असर पड़ रहा था और मुझे मालूम था कि अभी तो मम्मी बंदा को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाएगा उनकी आंखों में भी वह चुभना शुरू हो जाएगी। और यही वजह थी कि मैं जल्द से जल्द उसे ठिकाने लगाना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही कोमल कमरे के अंदर आ गई थी और मुझसे काफ़ी खफा नजर आ रही थी। मैंने उसे देखकर सादे शब्दों में कहा था, ख्याल करना तुम अपने मायके में नहीं अब ससुराल में हो। यह बोलकर मैं वापस आंखें बंद करके लेट गया था। मेरी आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली थी। कोमल शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। मैं भी उठ गया था और तुरंत ही कपड़े वगैरह बदलने के लिए वॉशरूम चला गया था। मैं बाहर आया तो कोमल तुरंत ही आईने के सामने से उठकर जूते पहनने जाने लगी थी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे देखते हुए बोला था, देखो अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रहा था, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। जब तुम्हें परिवार की औरतें बातें सुनाएंगी तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम हर हाल में सुरक्षित रहो। मेरी बात सुनकर कोमल ने नरम लहजे में कहा था, मैं जानती हूँ ये सब बातों का मुझे एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन मुझसे बहुत करीब है और बहुत प्यार करती है। जिस तरह मैं आपके परिवार के लिए अजनबी हूँ, उसी तरह उसके लिए भी यह परिवार बहुत अजनबी है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप थोड़ा समझौता कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं हमेशा आपसे वफादार रहूंगी। उसने यह बात नम आंखों से बोली थी, जबकि मैं चुप हो गया था। मैंने उसका हाथ भी छोड़ दिया था और अपने आप को संभालने लगा था। मैं और अधिक उलझता जा रहा था। दिल एक अजीब सी डगर पर चल रहा था। मुझे बार बार यही सब बातें सताने लगी थी कि जब मैं वह हरकत करूंगा तो कोमल को कैसे संभालूंगा। यह बात तो तय थी कि मैं कोमल को कुछ नहीं बताने वाला था, लेकिन डर इस बात का था कि जब मैं वहाँ काम पर जाऊंगा तो कोमल को कैसे संभालूंगा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मेरी शादी को 1 हफ्ते का समय बीत गया था। मैंने धीरे धीरे कोमल की बहन वृंदा के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया था। उससे बातें करने लगा था। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपनी बहन से ही बात किया करती थी। उससे ही फरमाइश करती थी, उसके पास ही जुड़कर बैठती थी, जबकि मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। यह बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि मेरी नज़र में कोमल सिर्फ मेरी थी, लेकिन उसकी बहन का उसके करीब आना, उसे बातें करना मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी मम्मी ने भी 2 बार मुझसे शिकायत की थी कि यह अच्छी आदत नहीं है। हर वक्त तुम्हारी बीवी अपनी पागल बहन के आसपास घूमती रहती है, हालांकि वह अपने ससुराल आई है। उसे चाहिए कि हम सबकी सेवा करे, हमारे आगे पीछे घूमे, लेकिन उसकी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं है।
मैंने कोमल को दबे अंदाज में समझाया भी था, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही थी और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे इरादे और मजबूत होते जा रहे थे। आज संडे का दिन था। मामूली तौर पर मेरी छुट्टी थी। मैं लिविंग रूम में बैठा था, अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, जब अचानक वृंदा ने न जाने कहाँ से मेरे बराबर में आकर बैठ गई और मुझे देखते हुए बोली, जीजू क्या कर रहे हैं आप? मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जमा रह गया। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए दिल में ऐसा ख्याल आया कि काश मेरी बीवी कोमल की जगह वृंदा होती। मगर मैंने तुरंत अपना सर झटक दिया और उसे देखते हुए बोला, मेरे साथ पार्क चलोगी? न जाने मेरे दिमाग में अचानक से क्या ख्याल आया था कि मैंने यह पूछ लिया। हालांकि अभी मेरा वह सब करने का इरादा नहीं था, लेकिन आज मौका अच्छा था। मेरी पत्नी काम में व्यस्त थी, जब वृंदा भी आज बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने मौके पर फ़ायदा उठाने का सोचा था। मम्मी और पापा भी काम से बाहर गए हुए थे और यही एक समय था जब मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। मेरी साली ने तुरंत सर हाँ में हिलाते हुए कहा था, मुझे कोमल दीदी ने बताया था कि आप जो बोलेंगे मुझे करना होगा। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं कोमल दीदी को बताकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। वह बिल्कुल बच्चों के अंदाज में बोलकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मैंने तुरंत डर कर उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने मुझे हैरानी से देखा था, जबकि मैं उसे अपने बराबर में बिठाते हुए अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम कोमल दीदी को बताओगी तो वह तुम्हें जाने ही नहीं देंगी। कल ही कह रही थी, वह मुझे बोल रही थी कि वृंदा अब कहीं नहीं जाएगी, वह घर में रहेगी। बाहर जाती है तो बहुत ज़्यादा खेलती है, फिर गिरकर चोट लगा लेती है। इसीलिए अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी दीदी को आकर बता देंगे। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर सोचने लगी। मैं बार बार अपने कमरे की तरफ देख रहा था कि कहीं कोमल बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर कोमल बाहर आ गई तो बहुत समस्या पैदा हो सकती थी। कुछ पल बाद वह दोबारा बोली थी, मगर दीदी मारेंगी। उस दिन भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, जब मैं आपके छोटे भाई के साथ मॉल चली गई थी। वह और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे नहीं मारेंगी, क्योंकि तब तुम मेरे छोटे भाई के साथ गई थी और आज तो तुम अपने जीजू के साथ जा रही हो। कोमल मुझ पर यकीन करती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो ना, हम चलते हैं। अगर तुम नहीं जा रही हो तो फिर मैं ही जा रहा हूँ। मैं तुरंत यह बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने उसे ऐसी मुश्किल में डाल दिया था कि वह ना हाँ बोल पा रही थी और ना ही मना कर पा रही थी। उसने कुछ सोचकर सिर हाँ में हिलाया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसने दोबारा कोमल से इजाज़त मांगने की जिद नहीं की, क्योंकि अगर वह कोमल से इजाज़त मांगने की जिद कर लेती तो मेरे लिए बहुत समस्या पैदा हो सकती थी। मैं उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने तुरंत फ़ोन निकालकर अपने एक दोस्त को मैसेज कर दिया, क्योंकि मैं जिस जगह जा रहा था वहाँ पर सूचना देना जरूरी था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एक पल के लिए दिल में ख्याल आया कि रहने देता हूँ, फिजूल में कोमल परेशान हो जाएगी, इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यह करता तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किलों में पड़ सकती थी। मम्मी का दबाव, सबके ताने, मेरी ज़िंदगी में इस लड़की का बार बार दखल अंदाजी और फिलहाल मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी और यही आखिरी बात थी जिसने मुझे किसी भी हालात से टकराने के लिए तैयार कर दिया था। मैं वृंदा को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरे हाथ पांव अजीब तरह से कांप रहे थे। अचानक ही कोमल का फ़ोन आने लगा। मेरे हाथ पांव और ज़्यादा सुन्न हो गए। मैंने वृंदा की तरफ देखा तो वह बाहर गाड़ियों को देखने में व्यस्त थी। मैंने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। वह तुरंत ही बोली, आप कहाँ पर हैं? आज तो हम दोनों को शॉपिंग के लिए जाना था। वृंदा के कपड़े भी खत्म हो गए हैं। 2-4 सूट उसके लिए भी ले लूँगी। आप जल्दी से आ जाए। मैं तुरंत बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ, दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। तुम परेशान ना हो, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। वह ये कहकर फ़ोन रख चुकी थी। मैंने एक और निगाह वृंदा पर डाली और गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से शरीफ लोग गुजरना भी अपनी तौहीन समझते हैं। बहुत ही गहमा गहमी वाली जगह थी। मैंने गाड़ी को पहले ही पार्किंग में कर दिया था और वृंदा को उतरने का इशारा किया। वृंदा मुझे देखते हुए तुरंत बोली, जीजू हम कहाँ आ गए हैं, हमें तो पार्क जाने वाले थे। वह और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे बुद्धू, यह पार्क ही है,
आगे जाकर यहाँ तो बहुत ही भीड़ हो रही है, मैं गाड़ी यहाँ से नहीं निकाल सकता। तुम उतरो। मैं उसे बहलाते हुए उतर गया और उसका हाथ थामकर सामने की तरफ बढ़ने लगा। वह बड़ी सी हवेली मेरी मंजिल थी। वहाँ खड़ी हुई तवाइफें मेरी राह देख रही थी। मेरा दिल अजीब सी अंदाज में धड़क रहा था। कदम भारी हो गए थे। आज मैं अपनी 15 साल की साली को यह कोठे पर बेचने आया था। इसके बदले मुझे एक मोटी रकम मिल सकती थी। यह लड़की हमेशा हमेशा मेरी जिंदगी से जा सकती थी और यही कुछ बातें थी जो मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर कर गई थी। मैं हवेली के करीब आया तो एक तवायफ मुझे देखते हुए बोली, नहीं है। मैंने सर को हल्की झुकाकर इशारा किया। वहां मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके अंदर की तरफ बढ़ गई। वृंदा ने मेरा हाथ बहुत जोर से थाम रखा था। जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही एक मास्टर बैठा हुआ था जो ढोल बजा रहा था। उसके बिल्कुल सामने 4 लड़कियां पाँव में घुंघरू पहनकर ढोल की ताल पर नाच रही थी। दूसरी तरफ कुछ औरतें बैठी हुई थी जो जोर जोर से हंसकर गा रही थी। सामने ही कोठे की मालकिन शीलाबाई बैठी हुई थी। एक पल के लिए मेरे दिल को बुरा लगा कि वृंदा के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जिस तरह का काम होता था उस बात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। मैं पास गया तो वह औरत तुरंत ही उठकर बैठ गई और वृंदा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े ही अजीब अंदाज में बोली, छोरी तो बड़ी कमाल है। उम्र क्या है इसकी? मैं तुरंत बोला, 15 साल की है। मेरी बात सुनकर शीलाबाई के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह खुश होते हुए बोली, यानी जवान है। इसके मैं तुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। अगर इसने मुझे कमा कर दिया और मेरे काम आई तो तुझे पैसे और दूंगी, अगर नहीं तो फिर तू कौन और मैं कौन। मैं बोला, ठीक है, मेरे लिए 5 लाख भी बहुत थे। मैंने वृंदा को उनके पास बैठने के लिए कहा, जबकि शीलाबाई ने तुरंत अपनी एक शागिर्द को पैसे लाने के लिए कहा। वह मेरी आंखों के सामने वृंदा के सिर पर हाथ फेरने लगी तो वृंदा तुरंत पीछे हटकर डर गई और मेरी तरफ आने लगी, मगर शीलाबाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोली, ना छोरी, हमसे दूर जाएगी तो बहुत बुरा होगा, चुप करके बैठ। उनका अंदाज वृंदा को बुरी तरह से डरा गया था और वह मुझे देखते ही डरे सहमे अंदाज में बोली, जीजू, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे दीदी के पास जाना है। यह कहकर वह तुरंत अपनी जगह से उठकर मेरे पास आने लगी, मगर शीलाबाई ने उसके बालों को जोर से खींचकर वहीं बैठा दिया और उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए बोली, ना ना छोरी, सोचना भी मत, तुम यही रहोगी। मुझसे दूर जाकर सिर्फ रसवाई ही हासिल होगी। और तू बता मोहित, ये क्या दिमागी तौर पर पागल है? वह किसी शक के तहत बोली, क्योंकि जिस अंदाज में वृंदा बोल रही थी वह किसी को भी ये बात बता सकता था कि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मैं शीलाबाई की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था, मगर सच बताना था, इसलिए मैंने धीरे धीरे उन्हें सच बताना शुरू कर दिया कि वृंदा मेरी साली है और मैं उसे इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि वह दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर शीलाबाई फौरन बोली, हम ऐसी लड़कियों को लेते नहीं हैं, मगर यह देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम तुम्हें इसका पूरा पैसा नहीं दे सकते। मैं फौरन बोला, भला ये क्या बात हुई? इसके दिमागी हालत के ठीक होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनकर शीलाबाई बोली, बहुत फर्क पड़ता है। वह नाच सकती है, ग्राहक का दिल बहला सकती है, लेकिन मोहब्बत भरी बातें नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें हम 5 लाख नहीं, बस 2 लाख रुपए देंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना तुम्हारी मर्जी। यह बोलकर उन्होंने अपने मुंह में पान रख लिया, जिसका मतलब था कि वह आगे बात नहीं करेंगी। मैं थोड़ी देर वही खड़ा रहा, इन बातों के बारे में सोचता रहा। 2 लाख रुपए बहुत कम थे, मगर वृंदा से मेरी जान छूट रही थी। मेरी जिंदगी आसान हो जाती, वरना आगे बहुत दिक्कत पैदा हो सकती थी। मैंने कुछ सोचकर सिर हिला दिया। उन्होंने फौरन मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम किया और मेरे हाथ में 2 लाख थमाकर मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैंने एक नज़र वृंदा पर डाली। ना जाने क्यों मुझे एकदम कोमल का ख्याल आया कि वह वृंदा के बिना कैसे रहेगी और वृंदा यहाँ पर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। मेरा दिल मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं वृंदा को यहाँ छोड़ जाऊँ। मेरा ज़मीर मुझे रोक रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मुझे यह कदम उठाना ही था। मैंने अपना सर झटक दिया और हवेली से निकलता चला गया। पीछे से मुझे वृंदा के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वह मुझे पुकार रही थी और मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शीलाबाई ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था।
मैं एक लंबी दूरी तय करके घर वापस आ गया। मेरे चेहरे पर खामोशी का नकाब था। मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी बहुत परेशान से दरवाजे के पास ही टहल रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वहां मेरे बाजू पकड़कर बोली, वंदा कहीं नहीं मिल रही। मैं काफी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटे को भी मैंने बहुत दूर तक भेजा है, लेकिन वह कहीं नहीं है। क्या वह आपके साथ है? मैंने आपको भी इतनी बार कॉल की, लेकिन आपका मोबाइल भी बंद जा रहा था। उसकी परेशानी को देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था, मगर मैंने फौरन अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ क्यों होगी? मैं तो अपने दोस्त के पास गया था। तुमसे मेरी बात तो हुई थी ना? कहीं गई होगी वंदा, यही कहीं होगी। तुमने ऊपर देखा? मैंने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, तो वह फौरन मुझसे दूर हुई। मेरे चेहरे को देखते हुए परेशानी से बोली, नहीं वंदा कहीं नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। सिर्फ आपसे उम्मीद थी, लेकिन आप भी मना कर रहे हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई? मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? वह ये कहते हुए नीचे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मम्मी पापा और भाई सब वंदा को ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने भी आकर यही कहा कि वंदा का कोई पता नहीं चल रहा। हमने करीबी घरों में भी वंदा को ढूंढा है, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। मेरी पत्नी फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली, मोहित, फौरन आप रिपोर्ट पुलिस में कराएं। वह मेरी बहन को ढूंढ कर लाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वृंदा चाहिए। उसका दीवानापन देखकर मुझे अब थोड़ा सख्त बनना पड़ा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता था। मैंने कोमल को देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी। तुम्हारी बहन दिमागी तौर पर पागल थी। हो सकता है कहीं इधर उधर निकल गई हो। शाम तक वापस लौट आएगी, और अगर नहीं भी आई तो समझ जाओ कि वह भाग चुकी है। वह नहीं आएगी अब वापस। तुम दिमागी तौर पर क्या पागल हो चुकी हो? पुलिस को सूचना देकर मुझे अपने परिवार की बदनामी नहीं करनी है। मैं एकदम गुस्से से बोला तो कोमल बुरी तरह सहम कर मुझे देखने लगी। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और नरम लहजे में बोले थे, हमें एक बार पुलिस में सूचना कर देनी चाहिए। इसमें परिवार की बदनामी नहीं है। हो सकता है कि उस बच्ची का कुछ पता चल जाए। पापा कुछ और कहते, इससे पहले ही मैंने उनकी बात काटते हुए बोला था, पापा, परिवार की बदनामी नहीं होगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा, रिश्तेदारों में यह बात फैल जाएगी, और उसके बाद मेरी नौकरी। ये बात सब पर असर डालेगी। यह बात सब कहेंगे कि मेरी साली भाग गई है। कोई ये नहीं कहेगा कि वह बच्ची गुम हो गई है। और कौन सा तुम्हारी बहन सही थी, उसका दिमाग वैसे ही ठीक नहीं था। बाद में तुम्हें ही परेशानियां होनी थी। अच्छा है कहीं चली गई है तो बेहतर है। अब बस प्रार्थना करो, जहाँ भी हो वहाँ सुरक्षित हो। बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है। मैं यह बोलकर अपने कमरे के अंदर चला गया था। मुझे ऐसी टोन इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर अपनी बीवी से यह बात कहता तो वह मुझ पर यही दबाव डालती कि मैं पुलिस में सूचना करूं। और अगर पुलिस में सूचना होती तो उन्हें कुछ भी पता चल सकता था, तो मैं बुरी तरह से फंस सकता था। यह एक तरह का किडनैपिंग का केस था और मुझ पर बहुत बुरा इल्ज़ाम लगता और मैं बहुत लंबे समय के लिए अंदर चला जाता। अपने कमरे में आकर मैं काफ़ी बेचैन हो गया था। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि मैं किस तरह से सब चीज़ें संभाल पाऊंगा। मैंने ये सब सोचा था कि बंदा का ना होना सबको ही परेशान करेगा, मेरी पत्नी पागल सी हो जाएगी। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मुझे इन सब चीज़ों पर काबू कैसे पाना है। फिलहाल तो मैंने अपना गुस्सा दिखाकर अपनी पत्नी को खामोश कर दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा थी। वह रात भर नहीं सोई थी। कभी बाहर जाती, कभी कमरे के अंदर टहलती, तो कभी लाउंज में चली जाती। मुझे एक पल के लिए दुख भी हुआ था, क्योंकि मैं कोमल से बहुत प्यार करता था, लेकिन पैसों के लिए मुझे यह सब करना बेहद ज़रूरी था। मैंने फ़ौरन ही अगले दिन वो पैसे बैंक में जमा करवा दिए थे। मैं किसी की भी नज़रों में अपना एक रुपया भी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। मेरी पत्नी सुबह भी बहुत रो रही थी, उसे बुखार चढ़ चुका था। मेरी माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं, यही बेहतर होगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर राजी नहीं था, क्योंकि मुझे यही डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो मामला बढ़ सकता है, और मैं मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था। अगली सुबह जब मैं बैंक से वापस आया तो कोमल के चाचा भी लाउंज में बैठे हुए
उसे तसल्ली दे रहे थे। मुझे देखते ही वह अपनी जगह से खड़े हो गए, जबकि मैंने अपने चेहरे के भाव को बदल लिया था, क्योंकि अगर मैं उनके सामने जरा भी नरम पड़ जाता तो वह भी मुझे पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए मजबूर करते, और मैं यह किसी कीमत पर भी नहीं चाहता था। मुझे देखते ही वह फौरन मेरे करीब आए थे और मुझे गले से लगा लिया था। वह मुझे बहुत इज्जत दे रहे थे। वह मुझे देखते हुए बहुत ही नरम अंदाज में बोले थे, मैं आपकी बात और आपके पापा की बात को समझ रहा हूँ। इज्जत का मामला तो है, लेकिन हमारे घर की बच्ची का मामला है। अगर आप पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहते तो मैं कर देता हूँ। यह बात सुनकर तो मेरी हवा सूख चुकी थी और मैं फौरन ही अपने डर पर काबू पाकर बोला था, आप लोग क्या चाह रहे हैं? मेरी नौकरी चली जाए? अगर ऐसी बात है तो आप जाकर कंप्लेन कर दें। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ आपकी एक कंप्लेन से, और कुछ नहीं होगा। ना वृंदा मिल पाएगी और ना ही कुछ और हो पाएगा। सिर्फ मेरी बदनामी होगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। आप नहीं जानते मेरी किस टाइप की नौकरी है। हमारी नौकरी के अंदर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि परिवार कैसा है, वहाँ पर क्या सिस्टम है। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गए थे। वह इन तमाम मामलों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कोमल को भी समझाया था कि बेहतर ही है अगर वृंदा चली गई है तो इसमें भी ऊपर वाले की मर्जी समझो। बस प्रार्थना करो कि वह जहाँ भी हो सुरक्षित हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो सकता है कुछ दिनों में वह खुद ही वापस आ जाए। मेरी पत्नी किसी भी तरह से कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। उसका हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ा बड़ा फैसला लेना था। इसके बाद ही कुछ हो सकता था। मैंने अपनी पत्नी को देखते हुए सख्त अंदाज में बोला था, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो देखो, तुम अपने चाचा के साथ उनके घर चली जाओ और हमेशा वही रहना। फिर मेरा ना तुमसे कोई वास्ता होगा और ना ही मेरी कोई बदनामी होगी। और अगर अब तुमने फिर इस सिलसिले में बात की तो मैं कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। यह बात बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया था। मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि इस बात के बाद मेरी पत्नी और कोई दूसरी बात नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन 15 दिन बीत गए थे। मुझे अचानक एक फ़ोन कॉल आई थी। मैंने नंबर देखा तो वह अनजान नंबर था। मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता था। मैंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया था, बल्कि एक लड़की को बेचा था। भले ही मेरी साली की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं अब मस्त था, क्योंकि मेरी पत्नी की नज़र सिर्फ अब मुझ पर रहती थी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से शीलाबाई खिलखिलाकर बोली थी, यह लड़के, तूने तो हमें सोने की चिड़िया दे दी। उसने तो मेरा धंधा चमका दिया है। मैंने तय किया है कि तुझे मैं पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। चल तू मेरे कोठे पर आ जा, मैं तुझे दे देती हूँ। मैं यह बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं कुछ कहता है इससे पहले ही वह फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि मैं हैरत के समंदर में गोते खा रहा था कि मुझे इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। मैं तो फूले नहीं समा रहा था। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मैं जानता था कि यह काम इस तरह के ही होते हैं। जब लड़की पैसे कमाकर देना शुरू कर देती है तो यह कोठे वाले पैसे और अधिक देते हैं। इसलिए मैं जल्द ही अपने सभी काम छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन मुझे यह बात मालूम ही नहीं थी कि वहां जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं किस मुश्किल में फंसने वाला हूँ। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो दरवाजे पर वही तवाइफ खड़ी हुई थी जो पहले दिन भी मुझे अंदर लेकर गई थी। वह मुझे देखते ही बोली, अरे आ गए बाबू, तुम चलो आओ अंदर, तुम्हारा शीलाबाई बड़ी जोर से इंतजार कर रही है। उसके अंदाज में अजीब सी बात थी। दिल किया कि मैं अंदर ना जाऊं। ना जाने क्यों मेरे सिक्स सेंस मुझे संकेत दे रहे थे कि कुछ गलत है, मगर मैं फिलहाल पैसों की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि मैं सारी चीज़ों को भूलकर उसके पीछे चल पड़ा था। अभी मैं 4 कदम आगे बढ़ा था कि सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी पत्नी शीलाबाई के बराबर में बैठी हुई थी और अपनी बहन को सीने से लगा कर रखा था। मैं कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ही मेरी पत्नी अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे समझाने का मौका दिए बिना उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा था। थप्पड़ की गूंज पूरे कोठे पर गूंज उठी थी। वह मेरा गिरेबान पकड़ते हुए बोली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ यह घिनौना खेल खेलने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी बेशरम इंसान। भगवान तुम्हें बर्बाद करे।
यह बोलते हुए उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। मैं अभी नीचे जमीन पर गिरता इससे पहले ही मुझे 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। दरअसल मेरी पत्नी ने मुझ पर नज़र रखी हुई थी और मुझे इस बात का गुमान ही नहीं हुआ था कि मेरे मोबाइल में मेरी पत्नी ने कॉल रिकॉर्ड ऑन की हुई है और उसने वही सुन लिया था जब शीलाबाई ने इस सिलसिले में मुझसे बात की थी। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी पत्नी यहाँ पहुँच गई थी। उसने शीलाबाई से बहुत मिन्नतें की, उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी कि उसे उसकी बहन दे दी जाए। उसने बदले में पूरे 5 लाख रुपए अपने चाचा से लेकर उसे दिए थे और शीलाबाई ने उसका साथ देते हुए मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था। मैं किडनैप के केस में जेल के अंदर हूँ। मेरा दिल बहुत रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे हाथ से पत्नी भी चली गई है और इज्जत और मुकाम भी चला गया है। मेरे माँ बाप भी मुझ पर बहुत थू थू करते हैं कि तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तुम्हें शर्म ना आई किसी की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए, जबकि आज मैं भी पछतावे की गहराइयों में हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने इस लड़की को पागल समझकर उसकी ज़िंदगी के साथ खेला था और आज ज़िंदगी ने मेरे साथ ही ऐसा खेल खेला था कि मैं अब सलाखों के पीछे कैद होकर रह गया था। मेरी माँ पिताजी ने अपनी बहू को अपने पास ही रखा था। हालांकि कोमल अपने चाचा के घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ बाप ने उससे मेरे किए की माफ़ी मांगी थी और उसे बेटी बनाकर अपने पास उन दोनों बहनों को हमेशा हमेशा के लिए रख लिया था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।